गई है। नमस्कार, MNS न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महिया। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए। साथ ही उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। 500 से अधिक दिव्यांगजनों को मिला निशुल्क सहारा। अजीत विहार छात्रावास सिरोही में आयोजित दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शिरकत कर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की सेवा ही सच्ची मानव सेवा है। समाज और सरकार का दायित्व है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। 3 दिवसीय इस शिविर का आयोजन जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर तथा जैन दिलीप समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इससे सैकड़ों दिव्यांगों को मिला सीधा लाभ। समाज सेवी जय विक्रम हिरन ने बताया कि शिविर में दिव्यांगजनों को निशुल्क कृत्रिम पैर, कैलिपर, कृत्रिम हाथ, तिपहिया, साइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी तथा वृद्धजनों के कान की मशीन और छड़ी का वितरण किया गया। समाज सेवी गोपाल सिंह राव ने बताया कि जिले के कोने कोने से सैकड़ों दिव्यांगजन शिविर में पहुंचे और 500 से अधिक दिव्यांगों को शिविर का लाभ मिला। मौके पर बने कृत्रिम हाथ पैर शिविर में कुल 200 तिपहिया, साइकिल, 100 व्हीलचेयर, कान की मशीन सहित अन्य सहायक सामग्री वितरित की गई। विशेष बात यह रही कि मौके पर ही मशीन व सामग्री उपलब्ध होने से 150 से अधिक अस्थि दिव्यांगों को उनके अनुसार कृत्रिम हाथ व पैर बनाकर तुरंत प्रदान किए गए, जिससे उनके चेहरों पर खुशी झलक उठी। सहयोग सराहनीय। शिविर को सफल बनाने में शिरीष हरन, आदित्य पटनी, भरत सिंघवी, सुरेश जैन, जयंतीलाल जैन, विजय जैन, विक्रम सिंह, भंवर कंवर, गोपाल सिंह राव, मनीष यादव, दीपक संघवी, हरीश कुमार जैन, रिलीफ सोसाइटी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक विभाग के राजेंद्र कुमार पुरोहित और स्टाफ का सहयोग सराहनीय रहा। सिरोही से जालम सिंह की रिपोर्ट। या जोधपुर उदयपुर रेल रूट एक नया विकसित किया जा रहा है, इसके बजट की बात थी, या नेशनल हाईवे को और विकसित करने की बात की, उसको लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। निश्चित रूप से राजस्थान के लिए भी जैसे है ना, एक पिछले बजट में आबू रोड से जालोर वाली रेल लाइन शुरू करने की घोषणा की थी और उसके ऊपर क्रियान्विति के संबंध में काम चल रहा है। बाकी भी जैसे रेलवे के संबंध में 2,08,00,000 करोड़ का बजट दिया है। अब उसमें ये क्लियर नहीं है कि कहाँ कहाँ होगा, तो निश्चित रूप से अभी वो जैसे ही वो उसके संबंध में योजना बनेगी तो राजस्थान का पक्ष भी उसमें हम रखेंगे। 11 साल से पाली की मांग है जयपुर दिल्ली के लिए साइकिलिंग ट्रेन, और अभी तक जो है वो मांग पूरी नहीं हुई है, जबकि बड़े स्तर पर आश्वासन भी दिए जा चुके हैं। निश्चित रूप से रेलवे के संबंध में बहुत सारी योजनाएं बन रही है। हमारे रेल मंत्री जी जो अश्विनी जी वैष्णव है वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं और कई बार जैसे मैं भी उनसे मिला, सांसद हमारे पीपी चौधरी जी है, उनसे भी चर्चा हुई, तो अभी रेल मंत्री जी ने कहा कि हम राजस्थान के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं और नई ट्रेनें भी कैसे चालू हो, ब्रॉडगेज का काम जो चल रहा है उसे जल्दी से जल्दी पूरा हो तो रेलवे में वहाँ पर ट्रेनें चलाने के लिए हमें पटरियाँ मिल जाए, तो नई ट्रेनें भी चालू कराएंगे और जहाँ आवश्यकता हुई तो वो सर्वे भी करा रहे हैं, जो नई रेल लाइन बिछाने के लिए भी प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाला समय है वो रेल के क्षेत्र में राजस्थान में भी एक सुनहरा अवसर आएगा और वो रेल मंत्री जी ने हमको इस संबंध में आश्वस्त भी किया है। अभी आपने बजट की बात की और बजट में विकसित भारत को लेकर निश्चित रूप से पाली जिले के लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने जो 2 बजट पेश किए और 2 बजट में उन्होंने इस पाली जिले के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बजट घोषणाएं की है। चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, नए जीएसएस खोलने का मामला हो, कहीं पर आईएन ऑफिस, एक्शन ऑफिस खोलने का मामला हो,
या पानी के क्षेत्र में पीएचडी का जो है ना स्कीमों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकृति दे करके लोगों तक जल पहुँचाने का मामला हो, या जल संसाधन के मामले में जैसे जवाई के खालों को पक्का करने का 20 करोड़ की घोषणा की है, वहाँ पर नया आईएन ऑफिस खोलने की भी घोषणा की है। कई जगह कॉलेज है, जसोजत और मारवाड़ जंक्शन में नई कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोलने की घोषणा की है। नगर पालिका बनाने की भी कई जगह घोषणा की है। तो पाली के इतिहास में तो बहुत बजट की घोषणा। एक अभी जैसे पाली जिले में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पशुपालन के क्षेत्र में जो घोषणा की थी वो भी क्रियान्वित हो रही है। 200 बीघा जमीन सांडेराव के पास में वो आरक्षित हो गई है और उसमें 10 करोड़ की स्वीकृति भी आ गई है, जहाँ पशुपालन के क्षेत्र में वहाँ अनुसंधान भी होंगे और बहुत सारे मतलब नस्ल सुधार के काम भी होंगे। तो ये पाली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा थी। और भी बहुत सारी घोषणा है, लेकिन अभी जो बजट में जो राय ली है, जन संवाद करके भी राय ली है। जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई प्रतिनिधियों को बुला करके उनसे भी राय ली है, और साथ ही साथ में यहाँ गाँवों में भी जैसे जनप्रतिनिधियों से राय ली है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय ली है, सबसे राय ली है। तो निश्चित रूप से सबकी राय के अनुसार पाली जिले के लिए भी एक अच्छा बजट आएगा। वो आने वाले समय में 11 तारीख को आपको दिखेगा। पाली की सबसे बड़ी समस्या के घर में निश्चित रूप से पाली और जोधपुर के बीच में 2 टोल है, नजदीक दूरी पे है। हाँ। तो ये समस्या है और इस संबंध में हमने माननीय सांसद महोदय से भी इस संबंध में बात की थी और रेल मंत्री जी से बात की थी। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और भी प्रयास करेंगे कि इसमें रिजल्ट मिलेगा। भारत सरकार का बजट माननीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार ये बजट पेश किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये बजट निश्चित रूप से किसानों की मजबूती के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालकों की और मजबूती कैसे हो, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है गरीब से गरीब, वहाँ तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुँचे, उनको सशक्तिकरण कैसे मिले, इस दिशा में सभी वर्गों को समाहित करते हुए ये बजट पेश किया है। ये बजट हमारा जो संकल्प है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के 100 वर्ष जब देश पूरा करेगा तो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस देश को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है और इसी विजन को लेकर के ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेश हुआ। देश में रहने वाले हर व्यक्ति को बिजली मिले, हर घर को नल के माध्यम से कनेक्शन मिले, हर व्यक्ति को शौचालय की सुविधा मिले, हर व्यक्ति को कोई भूखा इस देश में नहीं रहे, समुचित खाद्यान्न की सुविधा उनको मिले। इस तरह से समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनको भी पूरी की पूरी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और देश की जीडीपी कैसे बढ़े, देश अर्थव्यवस्था में और कैसे मजबूत हो। पहले ही हमारा देश 11वें पायदान पर था आर्थिक दृष्टि से और हमारी सरकार आने के बाद में लगातार आर्थिक दृष्टि की मजबूती हमारी सरकार के नेतृत्व में मिली। फिर 5वें पायदान पर आया, अब वर्तमान में 7वें पायदान पर है
और हमारी सरकार का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में पूरे विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने और देश को और मजबूती से आर्थिक रूप से समृद्धि दिलाए। तो इस दृष्टि से भी ये, इस विजन को लेकर के भी ये बजट पेश हुआ है। निश्चित रूप से हमारे अपने जो कर्तव्य है, 3 कर्तव्यों को लेकर के हमारा ये बजट पेश हुआ है। विकास को तेज एवं सतत बनाए रखना, जो हमारी सरकार 11 साल से विकास कर रही है, देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है, उसको और भी तेज करना और सतत प्रयास करना, जिससे ये विकास का रथ रुके नहीं, विकास की गति रुके नहीं। दूसरा कर्तव्य हमारा ये कि आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। जो आम लोग हैं वो सरकार से क्या आशा और आकांक्षा रखते हैं, उन आकांक्षा, उनके विचारों को उस बजट में शामिल करते हुए उनको पूरा करना और साथ ही साथ में उनकी क्षमता है, कौशल विकास भी करना, जिससे उनकी क्षमता, देशवासियों की क्षमता बढ़ेगी, कौशल विकास होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो इस देश के निर्माण के लिए भी उनका सबका योगदान रहेगा। साथ ही साथ में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर समावेशी विकास करना, जो मोदी जी का एक ही मंतव्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग। इसी दृष्टिकोण को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और इसी दृष्टिकोण को लेकर के ये बजट भी पेश किया है, जिससे आने वाले समय में इस देश को विकास के रथ पर और मजबूती मिलेगी। इस बजट में किसानों को, पशुपालकों को, महिलाओं को, युवाओं को, व्यापारियों को, दिव्यांगों को, मध्यम वर्ग को, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनको, गरीब परिवारों को समृद्ध करने के लिए अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो ध्येय है अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठे हैं उनको मजबूती मिले, वहाँ तक बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें और सारी सुविधाएं उन लोगों को भी मिले और आर्थिक रूप से उनको भी समृद्धि मिले, समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति का विकास हो। इस दिशा में ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट पेश हुआ है। अभी अपन बात करें तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारी योजनाएं समावित की है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपन बात करें तो दवाओं में लगने वाले शुल्क में कटौती की गई है। कैंसर के इलाज में उपयोग आने वाली 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी शून्य करने का काम भी इस बजट में किया है। गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए बायो फार्मा व आयुष केंद्रों के लिए 10,000 करोड़ का फंड इस बजट में आवंटित किया है। LRS के तहत बच्चों को विदेशों में पढ़ने व घूमने से बने, इस दिशा में जैसे PPP मोड पे प्राइवेट संस्थाओं को साथ में जोड़ते हुए नए कॉलेजेस खोलने की घोषणा की है। अब नए कॉलेजेस भारत सरकार खोलेगी तो वो जो डॉक्टर उसमें कॉलेजेस में बनेंगे तो वो निश्चित रूप से राजस्थान के भी उपयोग आएंगे और पूरे देश भर में उपयोग आएंगे। तो ये कॉलेजेस खोलने से उसका फायदा मिलने वाला है। जहाँ तक जैसे आपने ये प्रश्न किया कि गौशालाओं के संबंध में, तो गौशालाओं को हम मजबूत कर रहे हैं, वो ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है और राजस्थान सरकार इस दिशा में, हमारे पूरे राजस्थान में 4,000 से ज़्यादा गौशालाएँ चल रही है। पात्र गौशालाओं को हम गायों के संरक्षण के लिए, उनकी सेवा और उनके चारा, पानी, पशु आहार के लिए हम 1280 करोड़ रुपए का अनुदान उन गौशालाओं में देते हैं। उनको पानी आने की सुविधा भी हम देते हैं और नई गौशाला खोलने के लिए भी सरकार की योजना है। नई गौशाला कोई पंचायत स्तर पे खोलना चाहे, उसके पास में संस्था रजिस्टर्ड है, जमीन उनके पास में उपलब्ध है 5 बीघा, तो 90 लाख रुपए उसके निर्माण के लिए भी हम राजस्थान सरकार की तरफ से देते हैं। नई नंदीशाला खोलने के लिए 1,57 लाख की योजना है। पहले से जो गौशाला चल रही है उनके विकास के लिए भी हम
9 लाख रुपया वहाँ पशु वो क्या नाम चारा घर बनाने के लिए, खेली बनाने के लिए या टीन शेड बनाने के लिए भी उसमें सरकार की तरफ से अनुदान देते हैं। इस तरह से गौशालाओं को हम और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बेसहारा पशुओं की समस्या है तो निश्चित रूप से ये समाज का भी दायित्व है। देखो आजकल जैसे है ना, समाज ने गौ माता के प्रति थोड़ी उदासीनता बरती है, और वही हमारे लिए चिंता का विषय है। भाई सरकार तो जितनी गौशालाओं को अनुदान दे रही है, उनके गायों के संरक्षण के लिए काम कर रही है, संवर्धन के लिए भी काम कर रही है, लेकिन समाज को भी उसमें आगे आना चाहिए। तो ये हर व्यक्ति को अपना अधिकार याद है। आज किसी व्यक्ति को पूछ लो तो वो अधिकार तो अपना बता देगा, लेकिन अपना कर्तव्य इस देश के प्रति, समाज के प्रति, इस शहर के प्रति क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्य को याद नहीं रखता और कर्तव्य निभाता भी नहीं। तो ये जो गाय, जो गोवंश यहाँ शहर में घूमते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हैं, हाईवे पे घूमते हैं, इनके कोई न कोई मालिक है। ये बेसहारा नहीं है, इन्होंने बेसहारा छोड़ रखा है। तो ये भाई कोई न कोई इनके मालिक है, उन मालिकों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उनको उनका रख रखाव करना चाहिए, उनको है ना व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन वो समाज के लोग हैं वो बेपरवाह हो गए हैं, वो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। इसीलिए सरकार को और गौशाला संचालकों को सेवा के भाव से जुड़ करके ये सारा काम करना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ समस्या आती है वो हम सरकार की तरफ से निर्देशित भी करते हैं, उनको नगर परिषदों को भी निर्देशित करते हैं। गौशाला में संख्या बढ़ाने के लिए भी हम बार बार प्रयासरत रहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से समाज को निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत अपने कर्तव्यों का भी पालन करें, जिससे गौवंश की हम सेवा कर सकें। 11 तारीख बने रहिए सच के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज। धन्यवाद। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच